सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी, ये पीटीआई के 9 उम्मीदवार हैं। यहाँ पे कराची में जो 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उन 9 उम्मीदवारों की जानिब से उनके वकील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें खत में मुतालबा किया गया है कि 16 मार्च को जो कराची में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनको मुलतवी किया जाए। और हवाला ये दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है इलेक्शन के बारे में, उसके तनाजुर में ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। ये वैसे उस हवाले से एक बड़ी खबर है कि कराची की 9 नशस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन, चूँकि इससे कबल 2 बड़ी जमातें ये फैसला कर चुकी हैं कि वो इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान भी ये फैसला कर चुकी है कि ये दोनों जमातें ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगी। जिसके बाद अब अकेली पीटीआई मुकाबले में थी, तो आज पीटीआई की तरफ से भी ये दरख्वास्त आई है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। तो इस तरह लग ये रहा है कि कराची के ज़िमनी इलेक्शन खतरे में पड़ गए हैं। देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में फैसला क्या करते हैं। जी अच्छा, आजिज़ ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पार्टी और एमक्यूएम, क्या कोई मुशावरत की जाएगी? कोई ज़राए हमारे क्या कहते हैं इस हवाले से? इसमें देखिए, इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीडीएम का एक स्टैंड था। पीडीएम ने ये स्टैंड लिया था कि पीडीएम की शामिल जमातें या पीडीएम की इत्तेहादी वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन यहाँ कराची की सूरत हाल ये थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये बात नहीं मान रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड था कि अगर एमक्यूएम और दीगर जमातें इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दस्तबरदार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में बाकायदा ये फैसला किया गया था। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम पाकिस्तान से बाकायदा एक राब्ता रखा इस हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी राब्ता कमेटी के 1-2 इजलास, जिसके बाद बिलाखिर एमक्यूएम ने भी फैसला किया कि वो इससे दस्तबरदार हो जाएगी। तो अब यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो दस्तबरदार हो जाएंगी। अब आखिरी जमात जो पीटीआई थी वो इलेक्शन मुलतवी कराने का मुतालबा कर रही है। आजिज़ से बताएगा कि पहले उन्हीं सीटों पर इस्तीफे दे दिए, उन्हीं सीटों पर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीडीएम ने बॉयकॉट कर दिया है, एमक्यूएम भी दस्तबरदार हो गई है, कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए हैं। तो फिर ये क्या डर और खौफ है जो पीटीआई पीछे हट रही है? और दूसरी तरफ ये भी बताएगा कि जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस पर? अच्छा जी, जमात इस्लामी तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही। इस 9 नशस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा था, इसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार ही नहीं हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर है निसार खोड़ो चंद रोज़ कबल उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है जो पीटीआई ने अपनी नशस्तें खाली करके खुद इस्तीफे दिए और खुद हिस्सा ले रही है। तो ठीक है, हिस्सा ले ले, क्योंकि कितने उसमें है। तो इसमें अगर सियासी तज्जिया किया जाए तो वो इस तरह है कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो चाहती है कि बड़े लो प्रोफाइल वोटों के साथ पीटीआई के जो उम्मीदवार मुस्तफी हुए थे, जो साबिका एमएनएज, वो दोबारा आ जाए तो उनको पता लग जाएगा, आ जाए असेंबली में आके बात करें। तो अब पीटीआई क्यों भाग रही है इलेक्शन से, ये बात समझ से बालातर है। पीटीआई की खाली करदा ये नशस्तें हैं जिनमें पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की दस्तबरदारी के बाद अब पीटीआई भी इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही है। ये बात समझ से बालातर है। ठीक है, आजिज़ जमाली ये भी बताइएगा कि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं? जी हाँ, ये अहम एक सब्जेक्ट है। 1 मार्च से मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी शुरू हो रही है। ये पहली बार डिजिटल बेस पे हो रही है, टैबलेट्स के साथ हो रही है, कागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ कराची में तकरीबन जो हमें बताया गया था कि 15,000 से ज़ायद शुमार कुंदगान होंगे जिनको टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। आज की रिपोर्ट ये है कि 5,000 से ज़ायद शुमार कुंदगान को टैबलेट्स फराहम कर दिए गए हैं।
और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 10,000 जो असातिज़ा हैं या जो शुमार कंदगान हैं उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। 25 तारीख को ये महकमा तालीम से रिलीव हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने अब जो इदारा शुमारियात को रिपोर्ट कर दी है कि वो रेडी है। यहाँ पे एक इजलास हुआ था कल, जिसमें काफ़ी अहम फैसले हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के दफातर में बाकायदा मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो ब्लॉक्स की पूरी निगरानी करेंगे, और ये जो सिक्योरिटी का एक पूरा प्लान बनाया गया है, ये मुल्क भर में एक तरह का प्लान होगा कि इनके साथ जो इदारा शुमारियात का अमला होगा, आदमशुमारी मर्दमशुमारी के लिए घर घर जाएगा, उसके साथ पाक फौज और पुलिस के जवान शामिल होंगे, और ये मर्दमशुमारी टैबलेट्स के ज़रिए होगा। और इसके साथ साथ पूरी एक मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसमें तमाम अजला में, मुल्क भर के तमाम अजला में इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और यहाँ सूबाई सतह पर कराची में जो इदारा शुमारियात का दफ्तर है सूबाई, उसमें एक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है। 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये मर्दमशुमारी का पूरा प्रोसेस रोज़ाना की बुनियाद पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। अब आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त, पुराना स्टाफ तब्दील, नए अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सहाफ़ियों का भी दाखिला बंद कर दिया गया है। इस सवाल से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिंध सेक्रेटरी की सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। पुराने जो पुलिस के या स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार तैनात थे उन सबको तब्दील कर दिया गया है। नए जो है सिंध पुलिस सिक्योरिटी के और इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, जिसमें सिंध सेक्रेटरी के दोनों दाखिली और खारजी गेट भी शामिल है। इसके अलावा तुगलक हाउस, न्यू सिंध सेक्रेटरी, बनास बैरक, ओल्ड केडीए बिल्डिंग, इसके अलावा जो बैरक्स हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकारों को तब्दील करके नए एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा SSP सिक्योरिटी की जनब से सिंध सेक्रेटरी के अंदर सहाफ़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ साथ जो विजिटर्स सिंध सेक्रेटरी के काम के सिलसिले में आते हैं उनको भी सिंध सेक्रेटरी में दाखिल होने के लिए सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सिक्योरिटी के इंतजाम जैसे सख्त किए गए हैं तो सिंध सेक्रेटरी के अंदर जो विजिटर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, और सिंध सेक्रेटरी के अंदर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है। सिंध सेक्रेटरी के 2 वॉक थ्रू गेट जरूर है, लेकिन विजिटर्स को अंदर दाखिल होने के लिए उनको पास बनाने के लिए लाजमी पाबंद कर दिया गया है। जिसके बाद पास होगा अंदर जा सकता है, जिसके बाद पास हासिल नहीं होगा वो अंदर जा नहीं सकता। इस वक्त भी सिंध सेक्रेटरी के मेन गेट पर बड़ी तादाद में अफराद मौजूद हैं जो सिंध सेक्रेटरी के अंदर काम के सिलसिले में जो है दफातरों में जाना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको मेन गेट पर ही रोक दिया है। जी, आज़ाद नूरियो अपडेट करे थे, आपको बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे महंगाई पर। तो शहर गायत में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। आम आदमी के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। जहाँ एक तरफ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अद्वियात जो है महंगी हो गई, जिसके बाइस आम आदमी के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम एक मौजूद हैं एक मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी भाई, मुझे बताइएगा, जो पहले पैराडॉल या पैरासीटामोल का हम देखते थे पत्ता जो 20 रुपये तक का मिल जाता था, अब कीमतें बढ़ गई है, महंगाई हो गई, तो उसके बाद कितना मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए चीज़ें खरीदना, और कितना महंगा हो गया? अभी जो मौजूदा हाल है वो उसमें सिटी स्कैन का इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट है, जो कि अंदर से जिन्ना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। तो इसकी प्राइस 6,000 रुपये उस इंजेक्शन की प्राइस है, ठीक है, और अब वो 9,000 10,000 का सेल हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि कंपनी की तरफ से जो प्राइस हमें वो हुई है कि वो 40% जो है कीमतों में इजाफा हो गया है। हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, मुझे बताइए कि एक पैराडॉल का जो पत्ता था वो 20 रुपये का मिल जाता था, अब वही पत्ता 60 से 70 रुपये का मिलता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर भाई? बस क्या कहना चाहेंगे, सारे लोग परेशान हैं, पूरा आवाम सब कुछ, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब गरीब पता नहीं कहाँ जाएगा, बस अल्लाह रहम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, ख़रीदार भी मौजूद है, हर कोई परेशान है इस महंगाई की लपेट से। उनका यही कहना है कि जो दवाइयाँ 40% उसमें इंक्रीमेंट हो गई है। जी, होलसेल अजनास मार्केट जोड़िया बाजार के ताजर अपनी ही एसोसिएशन के खिलाफ फट पड़े।
ताजिर कहते हैं कंटेनर रिलीज होने की बातें हो रही हैं मगर रेट कम नहीं हो रहे। चेयरमैन साहब मार्केट आकर देख लें। इस हवाले से बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, देखें होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है, जबकि होलसेल ग्रोसर्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि पोर्ट पर से कंटेनर रिलीज़ होने के बाद मार्केट में कीमतों में कमी आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ का विज़िट किया, यहाँ पर मुख्तलिफ कीमतों का जायज़ा लिया तो जो कीमतों में इजाफा था उसकी रविश जो है बरकरार है। दुकानदार भी मौजूद है होलसेल में, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपकी एसोसिएशन तो कहती है रेट कम हो गए, लेकिन मार्केट में तो कीमतें बढ़ी हुई हैं। भाई रेट कम हो गए, किस तरीके से कम हो गए? अभी तक तो मार्केट के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जो रेट कम हो गए हैं। अब वही रेट, पहले जो रेट थे उससे 10-5 रुपये और बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। मगर क्यों हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये बोल दिया कि भाई रिलीफ हो गए तो वो आ गए, नीचे आ गए रेट में, मार्केट में आए हैं, देखे करें कि रेट क्या नीचे आए हैं। कुछ भी नीचे नहीं आए हैं अभी तक, ना चावलों में, ना अभी चीनी में। आप देखो चीनी में बढ़ गए। अब ये दालें देखो तो दालें थोड़ी बहुत कम हुई थी, वापस ऊपर आ गई हैं। ये सावन जैसे चालू हुआ तो दाल चना में तेज़ी आ गई है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो दालों में कीमत कम हुई है। आज ये किलो वेल लेने वाला है वो बोल रहा है कि कीमत कम हो गई, मगर यहाँ हमारी मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है कि क्या कम हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो होलसेल के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो एसोसिएशन ये दावा कर रही है कि कंटेनर रिलीज़ होने के बाद मार्केट में रेट कम हो गए हैं, जबकि होलसेलर्स के मुताबिक कोई रेट में कमी नहीं आई है और कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। करेले और प्याज की कीमतें कम हो गईं, जबकि मटर, अदरक की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। करेला 120 रुपए कमी के साथ 280 रुपए फ़ी किलो पर पहुंच गया है। तुरई 200 रुपए फ़ी किलो पर फरोख्त हो रही है। प्याज 20 रुपए कमी के साथ 160 रुपए फ़ी किलो। अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं, दोनों 500-600 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 10 रुपये इजाफे से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की कीमत 100 रुपये इजाफे के साथ 200 रुपये। शहर में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कराची में फलाही और रिफाही दारू को नई मुश्किल का सामना है। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं महंगाई ने खाने पीने की अशिया को आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। जिन लोगों के पास राशन है, इनके पास पकाने के लिए गैस नहीं है। लोग LPG सिलेंडर खरीदने या गैस भरवाने की दरख्वास्तें दे रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा इस पर। हम मौजूद हैं गार्डन के इलाके में जहां गार्डन वेलफेयर के रूए रवा अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस मौजूदा हालात में किस किस्म के मसाइल का सामना है। कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। लोग तो अब सफ़ेद पोशों का भी चीखें निकल गई हैं, तो किस किस्म के मसाइल हैं जो आपको दरपेश हैं? देखें, इस वक्त तो मामला सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशानी के बायस ये हैं कि जो लोग आज से पहले हमें सपोर्ट करते थे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या 6 महीने के टाइम के ऊपर जो हमें सपोर्ट करते थे पैसों की मद में, फंड्स की मद में, वो लोग खुद बेचारे इस वक्त रोडों पे आ रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग हमें देने के बजाय उल्टा हमसे मांग रहे हैं। इतनी सी बात कह रहे हैं कि यार कादिर भाई मेरी सिर्फ इतनी हेल्प कर दो कि मैं एक सिलेंडर ले लूँ, उसमें गैस भरवा लूँ, कि जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो राशन में और घर के रेंट में चले जाते हैं। गैस 300 रुपये किलो हो गई है। तो ये हमारा मुल्क, ये हमारा शहर किस जगह पे ले आके आपने खड़ा कर दिया है कि गरीब तो गरीब है, जो मिडिल क्लास तबके से जिनका ताल्लुक था, जो लोग दूसरों की मदद करते थे, छोटे मोटे कामों में, किसी चीज़ में उनकी हेल्प करते थे, वो खुद लोग बेचारे हाथ उनका यूं हो गया। तो मेहरबानी करें, मेरी हुकाम वाला से गुजारिश है कि इस महंगाई के ऊपर फिलफौर नोटिस लें, वरना और कुछ भी नहीं होगा। ये NGOs, ये तमाम मामला, तमाम सिस्टम बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम उसी सूरत में मदद कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ आएगा। जब कुछ आएगा नहीं, जो लोग दे रहे हैं वही लेने की लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे कादिर साहब जो कि बता रहे थे कि शहर में नया मसला दरपेश है। जिन लोगों के पास राशन है उनके पास पकाने के लिए गैस नहीं, और अब वो गैस के नाम पर जो है वो इमदाद के तलबगार हैं। तो हुक्मरानों को सोचना होगा आम को किस तरह रिलीफ फराम कर सकते हैं। जी, हुकूमत सिंध की हिदायत पर कराची के बल्दियाती इदारों में दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को डिजीज़ कोटे के तहत मुलाजमतें फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। बल्दिया उस्मा कराची के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर की इंतजामिया भी ये मुलाजमतें फ्राहम कर रही है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान।
जी बिल्कुल हुकूमत सिंध की हिदायत पर डिज़ीज़ कोटे के हवाले से बल्दियाती इदारों में मुलाजमतों की फ़राहमी का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हो गया है। KMC में मुलाजमतें दी गई, उसके बाद DMC सेंट्रल ने जो है इस हवाले से मुलाजमतें फ़राहम करना शुरू कर दी हैं। हमारे साथ आफाक सईद मौजूद हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आफाक साहब, फरमाइएगा डिज़ीज़ कोटे के हवाले से क्या इकदाम उठाए जाए? देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की क़ानून के मुताबिक लेकर के हर चीज़ को चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनके डिज़ीज़ कोटे के लोग हैं, जो उनके डेथ हो गई है ड्यूरिंग सर्विसेज, तो उनके बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। और अभी हमने कल 2 आपके सामने देखा कि दिया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि क़ानून के मुताबिक रहते हुए और इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि इनका भी घर चल सके। टोटल तादाद जो है डिज़ीज़ कोटे के हवाले से कितनी है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और कितने अरसे से इस पर जो है वो भर्तियों पर पाबंदी थी? देखें, ये अभी 1.5 साल बाद मैंने इस चीज़ को अभी किया है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस तरीके की वो एक्टिविटीज़ होती रहे ताकि लोगों का घर चलता रहे और इंसानियत की खिदमत होती रहे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि कौन से ग्रेड में आप ये नौकरियां दे रहे हैं? देखिए, इनके जो पेरेंट्स जिस ग्रेड में होते हैं इंसान कानून के मुताबिक वही दिया जाता है। अगर बाय द वे उनके बच्चे या बच्चियां कोई पढ़े लिखे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको एडजस्ट कर सकें ताकि उनकी पढ़ी लिखी वाला इनसे काम लिया जाए। ये जो आपने 2 जॉब दी हैं, ये कौन से ग्रेड में दी? ये मैंने 5 ग्रेड में दिया है और एक 2 ग्रेड में दिया है। मज़ीद जो केसेस आप बता रहे हैं पेंडिंग हैं, उन पर कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए, ये कानून के मुताबिक होता है, ये चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है एंड देन फिर वहाँ से हो करके आता है। हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे अर्ली इस पर कंप्लीट कर लिया जाए। बिल्कुल, डिज़ीज़ कोटे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कामों का आगाज़ कर दिया गया है। बतदरीज आफाक सईद का म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनका कहना है कि इसमें किया जाएगा। जी, कराची पुलिस हमले में ज़र इस्तेमाल गाड़ी की फोरेंसिक मुकम्मल कर लिया गया है। गाड़ी से हमला आवरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ज़र इस्तेमाल गाड़ी से हमला आवरों के जूते, रस्सी, कपड़े और दीगर सामान समेत कलाशनकोव का मैगजीन भी मिला है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कराची पुलिस की ऑफिस पर हमले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी की फोरेंसिक मुकम्मल कर ली गई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गाड़ी से हमलावरों के 5 फिंगरप्रिंट हासिल किए गए हैं, जिनके हासिल करदा फिंगरप्रिंट्स का नादरा से रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। जबकि गाड़ी से हमलावरों के जूते, कपड़े भी मिले थे। गाड़ी से रस्सी, चटाई, रजाई, बोरी समेत रुमाल और क्लाशनकोव का एक मैगजीन भी मिला था। ताहम इस वाक़े में हालात तीसरे दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट्स नादरा रिकॉर्ड से मैच ना हो सके हैं। ताहम अगर दूसरी जानिब बात की जाए कि दहशतगर्दों ने जो गाड़ी इस्तेमाल की उसमें काले शीशे जो है लगे हुए थे। काले शीशे पर पाबंदी किसी ने नहीं रोका, ये एक सवालिया निशान सामने बनकर आया है। कराची में सिक्योरिटी के हवाले से रास्ते में काले शीशे देखकर किसी पुलिस एहलकार ने चेकिंग नहीं की। मशकूक गाड़ी, काले शीशे, जाली नंबर प्लेट, पुलिस जो है इस गाड़ी को रोक ना पाई हमले से कबल। ताहम फिर भी इस वक्त जो है तहकीकाती इदारे अपनी तफ्तीशी मराहल का आगाज कर चुके हैं। जी, शाह साहब अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में गुलशन इकबाल थाना की हदूद से रेंट ए कार से गाड़ी लेकर आगे फरोख्त करने के केस की समाअत हुई। मुतल्लिका जज के रुखसत पर होने के बायस अदालत की जानिब से समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी। सिटी कोर्ट कराची में गुलशन इकबाल थाने की हुदूद में रेंटा कार से गाड़ी किराए पर लेकर आगे फरोख्त करने के मामले पर आज सिटी कोर्ट कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में अहम समाअत हुई। मुद्दई मुकदमा और उनके वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सोएब खान के मुताबिक निहाल नामी शख्स को उसने गाड़ी किराए पर दी, जिन्होंने गाड़ी आगे फरोख्त की, जबकि मुलजिम निहाल और उनकी वालदा शर्मीन बीबी की जानिब से इनको चेक भी दिए गए थे गाड़ी की मद में, जो कि बाउंस हो चुके हैं। फ्रॉड और चेक बाउंस के ये मुकदमा है। इसके ऊपर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में अहम समाअत हुई। मुद्दई मुकदमा और उनके वकील इस हवाले से क्या बताना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे सोहेब भाई अपने केस के मुतालिक? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने गाड़ी दी थी निहाल मुनीर को, मैंने रेंट पे, तो उसके मुताबिक, निहाल के मुताबिक वो ये बात कहते हैं कि उन्होंने किसी दानियाल नामी शख्स को ये गाड़ी आगे रेंट पर दी। तो वो गाड़ी लगभग मैंने उनको दी थी 1 महीने के लिए रेंट पे, तो वो गाड़ी उन्होंने आगे सेल आउट कर दी। गाड़ी के ट्रैकर से जब मुझे मालूमात पता लगी तो मेरी गाड़ी कराची मतलब क्रॉस कर चुकी थी। ट्रैकर इन लोगों ने मेरी गाड़ियों के काट दिए थे। तो उसके बाद जब मैंने इनसे रब्ता किया, उसके बाद जब मैं गुलशन थाने गया, मैंने वहाँ जब FIR वगैरह के लिए गए तो वहाँ के SHO साहब ने इनकी वालदा से चेक लिया
16,75,000 रुपये का इसकी वालदा ने मुझे चेक दिया, वो चेक भी बाउंस हो गया। अब सिटी कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है FIR के मुताबिक, जो जैसी FIR कटी है। अब देखें अब क्या फ़ैसला होता है, अब आगे क्या नहीं होता। लेकिन ये है कि इसके अंदर ये निहाल मुनीर और इसकी वालदा, ये दोनों मुलव्विस हैं इस केस के अंदर। इसकी वालदा ने मुझे चेक दिया, वो चेक भी बाउंस हो गया। निहाल मुनीर जो है लड़का जिसको मैंने गाड़ी दी, वो भी मुझे आसरे देता रहा कि अब गाड़ी मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। अब देखें अब अल्लाह मालिक के आगे क्या होता है। मुद्दई मुकदमा के वकील भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आजम खान। बाकी तफसीलात इनसे पता करेंगे। सर, केस की तफसीलात तो हमने जानी है मोहम्मद सोहेब से, क्या हुआ है आज फर्दर प्रोसीडिंग? देखें, आज फर्दर प्रोसीडिंग तो हो इसलिए नहीं सकी क्योंकि जज साहब, मौजूदा अदालत के जज साहब आज छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से आज तारीख लग गई है। जो अगली समाअत है वो 7 तारीख की मुकर्रर की गई है, उसमें चार्ज फ्रेम होना है और फर्दर कार्रवाई होनी है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है इनको इंसाफ मिले अदालत से और इनकी गाड़ी इनको वापस दिलवाएंगे हम यहाँ पर। जी, बहुत शुक्रिया। मुद्दई मुकदमा और उनके वकील हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। फ्रॉड और चेक बाउंस के ऊपर जो है वो आज केस की समाअत नहीं हो सकी क्योंकि मुतल्लिका जज आज रुखसत पर थे, जिसके बाइस आज केस की समाअत नहीं हो सकी। केस की अगली तारीख जो है वो 7 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर कराची ने 3 नालों की सफाई के हवाले से ब्रीफिंग दी। महमूदाबाद, गुज्जर नाला, औरंगी नाला के मजीद 674 मुतासरीन को मुआवजे की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध का बारिशों से पहले नालों की सफाई मुकम्मल करने का फैसला सामने आया है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी देखें, ये एक अहम इजलास इस वक्त भी जारी है वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस इजलास में काफ़ी अहम लोग शरीक हैं। कोर कमांडर कराची समेत वाबदा के आला हुकाम हैं, सूबाई वज़रा हैं, सिंध की तरफ कैसी है। ये 2 बड़े मंसूबे हैं जिनके मुतालिक इस इजलास में फैसले किए गए हैं। एक कराची में नालों की सफाई का मामला है और दूसरा K4 का मंसूबा है। सफाई के हवाले से ये फैसला किया, पूरी एक ब्रीफिंग दी गई है कराची के 3 नालों की सफाई का जो काम जारी है उस हवाले से, और फंड्स के हवाले से बात की गई है कि इसके लिए मजीद 1 अरब रुपए की ज़रूरत है, जिस पे वज़ीर आला से ने हिदायत कर दी है कि फंड्स के लिए ख़त लिखा जाए। और वज़ीर आला से ने यह भी कहा है कराची के नालों की जो सफाई है अब इसको बाकायदा बजट आइटम बना लेते हैं और आइंदा हर साल बजट में इसके लिए रकम मुख्तस कर दी जाएगी। जबकि K4 पे वाबदा की एक पूरी ब्रीफिंग थी। वाबदा ने बताया कि K4 के कामों के जो टेंडर्स हैं वो तकरीबन तमाम टेंडर्स हो चुके हैं और इस पे काम शुरू हो चुका है। तो K4 के मंसूबे की लागत के हवाले से, उसकी फिजिबिलिटी के हवाले से भी बात हुई है और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से मजीद फंड्स के लिए रब्ता करने का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी का ओहदा 19 फरवरी से खाली कायम मकाम सेक्रेटरी की तैनाती पर वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल तालीम में इख्तलाफ। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम परवेज़ अहमद बलोच ने एक दिन कुर्सी संभाली। वज़ीर तालीम की मुखालफत के बाद चीफ सेक्रेटरी से ने तैनाती का नोटिफिकेशन ही रोक दिया। महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी का ओहदा 19 फरवरी से खाली कायम मकाम सेक्रेटरी की तैनाती पर ज़ेर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल तालीम में इख्तलाफ। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम परवेज़ अहमद बलोच ने एक दिन कुर्सी संभाली। इसी पर बात करेंगे, आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध का इंतहाई अहम बड़ा महकमा स्कूल तालीम, जिसका इसका ओहदा जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम का ओहदा खाली है। 19 फरवरी को सेक्रेटरी स्कूल तालीम अपने बच्चों से मिलने के लिए जो गुलाम अहमद लगा रही है वो जो है कनाडा जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कायम मुकाम सेक्रेटरी जो है इस ओहदे पर तैनात नहीं हो सका। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम लगा रही ने इस ओहदे पर जो स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम में परवेज़ अहमद बलोच उसको कायम मुकाम सेक्रेटरी तैनात करने के हवाले से सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल की थी, लेकिन सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने परवेज़ अहमद बलोच को कायम मुकाम सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात करने की मुखालफत की, जिसके बायस इस ओहदे पर तैनाती नहीं हो सकती है। सूबाई वज़ीर तालीम जो है सैयद सरदार अली शाह, उनकी जानब से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम अहमद बख्शदार जो उनको कायम मुकाम सेक्रेटरी बनाना था, लेकिन सेक्रेटरी तालीम गुलाम अकबर लगारी उस पर रजामंद नहीं हुए और परवेज़ अहमद बलोच पर रजामंद हुए। लेकिन जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस अफसर का कायम मुकाम सेक्रेटरी के तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने का अमल भी रोक दिया है। परवेज़ अहमद बलोच दबाने तौर पर
एक दिन सेक्रेटरी स्कूल तालीम की कुर्सी संभाली, लेकिन सूबाई वजीर ने इसको जो है कुर्सी खाली करा दी और इस वक्त भी सेक्रेटरी स्कूल तालीम का ओहदा खाली है। जो है 27 फरवरी को सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी बैरून मुल्क से वापस आएंगे, जिसके बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेकिन इस वक्त जो है महकमा स्कूल तालीम का इंतजामी निज़ाम जो है 19 फरवरी से मुकम्मल तौर पर मफलूज बन गया है और सेक्रेटरी स्कूल तालीम का सेक्रेटरी जो है यहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है। जी अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि एक दिन के लिए कुर्सी संभाली गई है, जो इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं, कोई इस हवाले से दोबारा जो है तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? गुलाम अकबर लगारी जो 27 यानी 26 फरवरी को वापस आएंगे और 27 फरवरी को ओहदा संभालेंगे। लेकिन आज जुमेरात है, कल जुमा है, हफ्ता इतवार छुट्टियां, जिसके बाद जो है महकमा एसएलडी की जानब से कहा जा रहा है कि किसी नए कायम मुकाम सेक्रेटरी की तैनाती नहीं की जा सकती है, क्योंकि 2 रोज के बाद में सेक्रेटरी स्कूल तालीम वापस आ जाएंगे, वही ओहदा संभालेंगे। इस मामले पर सेक्रेटरी और जो वजीर तालीम है उसमें जो इख्तलाफात हैं कायम मुकाम सेक्रेटरी के ओहदे की तैनाती पर एक जो नोट सिफारिश जो सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने महकमा जो है एसएनडीडी को अरसाल की थी, वो इस वक्त भी महकमा एसएनडीडी के पास इल्तवा का शिकार है और सेक्रेटरी की वापसी तक जो है कायम मुकाम सेक्रेटरी की तैनाती के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। जब गुलाम अकबर लगारी वापस आएंगे तो वही ओहदा संभालेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में पेट्रोलियम ग्रुप की मजमूई दरामदात 16% से जायद कमी के बाद 1 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गई। रवा माली साल 7 माह में पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात 10% से जायद कमी के बाद 10 अरब 61 करोड़ डॉलर रही है, जो गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 14 अरब 73 करोड़ डॉलर थी। पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात का डाटा जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम ग्रुप में पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल, LNG और LPG शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात में 16.34% कमी हुई। दिसंबर 22 में 1 अरब 51 करोड़ डॉलर के मुकाबले जनवरी 23 में 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गयी। दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में पेट्रोलियम मसनूआत 3 करोड़ 77 लाख डॉलर इजाफे से 68 करोड़ 76 लाख डॉलर की दरामद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में खाम तेल की दरामद में 17 करोड़ 85 लाख डॉलर कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में LNG की दरामदात 12 करोड़ 21 लाख डॉलर कमी से 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रही, जो दिसंबर में LNG की दरामदात 36 करोड़ 49 लाख डॉलर थी। रवा माली साल 7 माह में पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात 1 अरब 8 करोड़ डॉलर कमी से 10 अरब 61 करोड़ डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 7 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात 14.73% कमी से 4 अरब 79 करोड़ डॉलर रह गई है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि महंगाई ने सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी परेशान कर दिया है। सदर ज्वेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हुसैन कुरैशी का कहना है अशराफिया की मराद को बंद करने के बजाय गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। मज़ीद तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। टैक्स का बोझ और बढ़ती महंगाई सोने के ताजिर भी देने लगे दुहाई। ऑल कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी का कहना है कि सेल्स टैक्स बढ़ने से गरीब का बजट मुतासिर होगा। सोने के ताजिर पहले ही परेशान और कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। खुसूसी तौर पर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो तकरीबन 1% बढ़ाना है। 1% बढ़ाने का मतलब ये है कि जो गरीब तबका, गरीब आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदारी करता है तो उसका बजट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा खुसूसी तौर पे गोल्ड का कारोबार है वो तो पहले ही तबाही के दहाने पे। ताजिर रहनुमा अकरम कुरैशी बोले कि महंगाई की वजह से तलाई जेवरात के कारीगरों का काम मुतासिर हो रहा है। इस शोबे से मुंसलिक लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। ग्राहक जो है बेचारा बेचने ज़्यादा आता है, ख़रीदने कम आता है, तो इस तरह जो है आप समझ लें मार्केटें एक तरफ से वीरान हो गई। और आप समझ लें कि जो जब माल सेल नहीं होगा तो जो कारीगर ऊपर बैठे हैं वो माल बना के बैठे हुए हैं, वो बेचारे जो उनका अपना माल है उसमें से ही वो खा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत गरीब पर बोझ कम करने के इक़दाम करे। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं। आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में नमकीन वसाइल के इंतजाम के हवाले से निजी होटल में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में शेख जामिया कराची यूनिवर्सिटी खालिद महमूद इराकी और वाइस चांसलर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी भी शरीक हैं। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद।
जी बिल्कुल, माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में नमकीन वसाइल के इंतज़ाम पर आज बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जो कि आज इफ्तिताही तकरीब है और 3 रोज़ा ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेटिकल चेंज से मुतल्लिक, जिसमें ना कि सिर्फ पाकिस्तान के साइंसदान बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदान भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे और अपनी तजावीज़ जो हैं सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो हैं शुबह माहौलियात जामिया कराची डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद उनसे ही जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये फरमाइएगा, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, 3 रोज़ा ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है। मुझे फरमाइएगा, बड़ा एक मसला बन गया है आजकल हमारा, एक जो माशरे का सबसे एक अहम जो मसला है तो वो यही है कि माहौलियाती आलूदगी। तो ये कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोग क्या एक पैगाम दे रहे हैं? देखिए, माहौलियाती आलूदगी से ज़्यादा ये अहम है, क्लाइमेट चेंज है। इनफैक्ट दुनिया में तब्दीली आ रही है, मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। इस वजह से नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, महफूज करना और उसके अंदर इस तरह के इंटरवेंशन करना कि जिसमें वो गैसेस के जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए या उसे कम कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी गैसेस, खासकर ग्रीन हाउस गैस जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस है, नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, उससे कितना बेनिफिट उठा सकती है ह्यूमन इंसान, कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इस सिलसिले की कॉन्फ्रेंस है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बतौर शहरी हमारा क्या किरदार बनता है क्लाइमेटिकल चेंज पर काबू पाने के लिए? देखिए, हम तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मसलन इसके अंदर हम एक तो नेचुरल इकोसिस्टम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो प्लांट्स ऐसे लगाएं, पौधे ऐसे लगाएं जो कार्बन सिक्वेस्टर करते हों, यानी कार्बन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हों। दूसरी अहम बात ये होती है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि ये जो इतने वो तमाम चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, यानी फ्यूल एफिशिएंट चीज़ों को, जिसमें फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, गाड़ियाँ हों, एयर कंडीशन हो, फ्रिज हो, ये तमाम चीज़ें फ्यूल एफिशिएंट चीज़ों को लेकर आएँ और उसे इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करें। यकीनन जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल वजह फरमाया कि नेचर को हमें छेड़ना नहीं है। अगर हम नेचर के काम में खलल डालते हैं तो यकीनन इस तरह के मसाइल जो है पैदा हो जाते हैं। ताहम आज की ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, इसका पहला रोज़ है, इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जो है कुछ ही देर में स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी जो हैं उनकी आमद मुतव्वल ये कॉन्फ्रेंस जो है 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी, मिनी बजट का बोझ फिर जनरल सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया गया, जिससे महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। अशरफ खान हमें बताएंगे मज़ीद। देखा जाए, हुकूमत ने जो मिनी बजट पास भी कर दिया है और उसके बाद देखा जाए 170 अरब के साथ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है, सेल टैक्स 17 से 18% कर दिया है। साथ ही मजीद खदशात हैं कि शरह सूद बढ़ सकते हैं। जानते हैं काटी के साबिक सदर जो हैं राशिद सिद्दीकी साहब, क्या देख रहे हैं सर, मजीद क्या फैसले होने जा रहे हैं? देखें, जो मज़ीद फ़ैसले होने जा रहे हैं और वो डेफिनेटली, जैसे हमारे जो हाकिम वक्त हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा IMF की वजह से हो रहा है। तो IMF का तो देखें अपना काम है, IMF तो कहेगा भी ठीक है, अगर तुम मुझसे पैसे ले रहे हो तो मुझे बता दो कि तुमने मुझे पैसा देना किस तरह है। लेकिन ये जो मामला है ना, देखें, ये मामला आज के नहीं है, ये मामला कुछ 15, 20, 25 साल से चलते चले आ रहे हैं। आपने 18% सेल टैक्स कर दिया, आपने जो बैंक का सूद है वो इस वक्त पाकिस्तान के रिकॉर्ड सतह के ऊपर मौजूद है और अभी बातें हो रही हैं कि 1.5 से 2% और बढ़ जाएगा। देखिए, जब डॉलर का रेट बढ़ता है ना, तो डॉलर के रेट के बढ़ने के साथ साथ जितने भी सनतकार होते हैं, जितने मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, उनका जो रनिंग फाइनेंस होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो जितनी तेज़ी से डॉलर बढ़ा है उतनी तेज़ी से उनके जो वर्किंग कैपिटल था वो उतना ही डिक्लाइन हो गया है। तो एक तो उनके लिए वो मुश्किलात का सामना था। अब अगर आप 2% और टैक्स वो बढ़ा देंगे बेस पॉइंट, तो पूरी दुनिया में सूद होते ही 2% है, कहीं 2% होता है, कहीं 3% होता है, और आप 2% बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो जो रही सही हालात हैं, जो रही सही कसर है सनतकारों की और एक्सपोर्टर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की, वो और मज़ीद बद से बदतर हो जाएगी और सनतें मज़ीद और बंद हो जाएंगी। तो जो आने के बाद जो इन हालात में जो क्यूरियोसिटी फैलेगी, उसका रोकना फिर मेरे ख्याल से शायद हुकूमत के बस में भी नहीं रहेगा। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आप मिनी बजट भी दे दिया है, सेल टैक्स भी बढ़ा दिया, अब ये खदशात हैं मार्केट में कि शरह सूद मज़ीद बढ़ जाएगा, जिससे चलती हुई इंडस्ट्री का पहिया रुक जाएगा।